अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं ओ लेवल्स का पेपर 4024 और उसका जो ईयर है दैट इज 2025 और पेपर 1-2। ना सिर्फ इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेपर सॉल्व करना सिखाऊंगा बल्कि इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि पेपर के अंदर आपके पास सवालात किस तरीके से हो सकते हैं। ये वीडियो जो कवर कर रही है ओ लेवल्स का पेपर 1 कवर कर रही है। ओ लेवल्स का पेपर 1 कवर करेगी ये। और जो आईजीसीएसई है, क्योंकि आईजीसीएसई और ओ लेवल्स का पेपर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, ये पेपर 2 कवर करेगी। और ये दोनों जो पेपर्स होते हैं ये नॉन कैलकुलेटर बेस्ड हैं। ठीक है, सही है। तो उसके सवालात बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेंगे। अब हम चलते हैं कि किस तरह के सवालात होते हैं इसमें। अच्छा, ये सवाल जो हैं इनके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज क्वेश्चंस दीज आर ऑफ 100 मार्क्स। 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, और ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दीज आर द सम ऑफ द फॉर्मूलाज जो आपको पेपर में गिवन होते हैं, जो कि आप यूज कर रहे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अच्छा जी, विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक वन। क्वेश्चन नंबर 1, यूजुअली आपके पास एग्जाम पेपर के अंदर जो शुरू के सवालात होते हैं वो बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है, शुरू के सवालात आपके पास बहुत ज्यादा आसान सवाल होते हैं। और आपने बीच में से जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू इंश्योर कि आप पहले आसान सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप वो सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत श्योरिटी है। एंड देन जब आप ये कर लेते हैं तो आपके अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% मार्क्स होते हैं वो कवर अप हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इसका पार्ट एक है, क्या कह रहा है, ये है 6 माइनस। अब ये जो है माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 2 और 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपने इस लाइन में लिखना है। यू हैव टू राइट द आंसर हियर। ओके ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज 80 को 0.2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 8 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर है 80 का 0.2 लेना है आपने। ठीक है, 80 का 0.2 जब आपने लेना है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो 80 से कम ही आएगा, क्योंकि उसका 0.2 लेना है। तो जो उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, उसका आंसर यही आएगा मेरे पास, 16 जो मैंने लिखा हुआ है। अब ये आया कैसे, ये देखें, 80 लिखा आपने, उसके बाद आपने 0.2 लिखा। ठीक है, अब मुझे डेसिमल को खत्म करना था तो मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल हटाया और नीचे 10 लगा दिया। ठीक है, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गए और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 16, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपके क्या लिखा हुआ है, 2/9। ये डिवीजन लिखी हुई है। डिवीजन हम सिंप्लीफाई नहीं करते, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और मल्टीप्लाई जब हम कर रहे होते हैं तो हम पावर को उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये आपके पास था 5/6, इसको आपने उल्टा करके 6/5 लिख दिया। अब 2 3 ज़र 6 होता है, नहीं 2 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 2 ज़र 6 होता है और 3 3 ज़र 9 होता है। ठीक है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 4। और नीचे 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेलेंट, 15 आ जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मेरे पास अगला सवाल लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन 11 बॉल्स हैं जिसमें से 5 ब्लू बॉल्स हैं और 4 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, 5 ब्लू बॉल्स हैं और 4 येलो बॉल्स हैं। अब 5 ब्लू और 4 येलो जो बॉल्स हैं इसके अंदर मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन के लिए यू नीड टू इंश्योर कि आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो सवाल आता है उसके अंदर आपने एक चीज जो इंश्योर करनी है, वो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना वो टोटल वैल्यू लिखनी है आपने हमेशा। ठीक है, येलो का जो भी आंसर निकालेंगे, आंसर में डिनोमिनेटर में 11 आएगा, क्योंकि टोटल बैग के अंदर 11 बॉल्स थी। इसी तरीके से जब आप ब्लू का निकालोगे तो डिनोमिनेटर में 11 आएगा फॉर श्योर। नाउ द क्वेश्चन सेज कि 5 ब्लू बॉल्स हैं और 4 येलो बॉल्स हैं, द रेस्ट ऑफ द बॉल्स आर ग्रीन। तो हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन व्हेन 5 आर ब्लू एंड 4 आर येलो, तो 2 आर ग्रीन। ऑलराइट, नाउ द बॉल इज टेकन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो येलो है। अगर येलो कितनी बॉल्स थी, 4 थी, तो यू हैव टू राइट द आंसर हियर, 4/11 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वो कह रहे हैं अगले सवाल में कि वो ब्लू नहीं होनी चाहिए। ब्लू नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या है, वो येलो भी हो सकती है और वो ग्रीन भी हो सकती है। येलो 4 है और ग्रीन कितनी मेरे पास, 2 है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/11। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये सवाल अगर पेपर में आप सीक्वेंस में चल रहे होते हैं तो इस सवाल पे आगे बंदा कंफ्यूज इसलिए हो जाता है कि मैं ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया। ड्राइंग करेंगे तो आपके पास टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा,
तो आपने इंश्योर करने के ये सवाल आप किस टाइम पे कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बात करें क्यूब की, ठीक है, और उसका एरिया जो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑन द 1 सेंटीमीटर ग्रिड। ये जो ग्रिड दी हुई है आपके सामने, ये 1 सेंटीमीटर है। ड्रॉ एन एक्यूरेट नेट ऑफ द क्यूब। हमें क्यूब का नेट बनाना है। सबसे पहले हमें क्यूब है, इसका जो एरिया होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली इसको हम कहलाते हैं स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। और स्क्वायर का एरिया क्या है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ये एरिया गिवन है स्क्वायर का। और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 9 का अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। यानी कि स्क्वायर स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं और क्यूब जो है उसकी भी सारी साइड्स सेम ही होती हैं, ठीक है। इससे ये आ रहा था मेरे पास एरिया। अच्छा, क्यूब के लिए बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेसेस कितने हैं। तो नंबर ऑफ फेसेस जो एक क्यूब के होते हैं वो होते हैं, देयर आर टोटल ऑफ 6 फेसेस, ठीक है। कितने होते हैं, 6 होते हैं, सही है। अच्छा, अब 6 फेसेस हैं, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, मुझे क्या है पता होना चाहिए, हर फेस की लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर। ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, सही है। क्यूब का आपको पता है शेप सिमिलर होती है, सारी साइड इक्वल होती है। ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर हो गया, सही है। अच्छा, इसके बाद मैं इसकी साइड ही बना रहा हूँ। ये मेरे पास इसकी लेफ्ट साइड आ जाएगी, ठीक है। वही 3 3 बाय 3 है, तो मैं अब ये 3 बाय 3 का ये बन जाएगा, ये भी 3 बाय 3 का बन जाएगा, ये भी, ये राइट साइड आ जाएगी, 3 बाय 3 का ये बन जाएगा। अच्छा, नीचे आते हैं। अच्छा, ये एक देखें, इसकी टोटल 6 फेसेस कौन से होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। ये वाला बेसमेंट होती है, ये बेस होती है इसकी, ठीक है। ये बेस होती है इसकी। अब बेस होती है तो आपके पास एक बेस को कवर अप करने के लिए जगह होती है, वो ये वाली होती है, ये वाली। ये होती है बेस को कवर करने के लिए, ये दूसरे की बेस को कवर करने के लिए। और कितने फेसेस बन गए, 1 2 3 4 5 बन गए मेरे पास। और एक फेस और रहेगा जो कि टॉप का आता है, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा, टॉप का फेस आ जाएगा। आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। प्रॉपरली कैसे ड्रॉ करेंगे, यू हैव टू इंश्योर कि आपको लाइन बनानी है, ठीक है। लाइन बनाने के लिए आपने एरो नहीं लगाना यहाँ पे। लाइन बनाने के लिए हम लाइन बनाएंगे, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको आपने प्रॉपरली लाइन से ड्रॉ कर देना है। प्लीज यूज रूलर। रूलर यूज करेंगे आप ताकि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए। एग्जामिनर इस चीज को नोट कर रहा होता है कि आपने रूलर यूज करना है, सही है। ये आपने इसको कंप्लीट करना है। इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास एग्जामिनर आपको यहाँ पे फुल मार्क्स अवार्ड कर देगा, ठीक है। अच्छा, मैंने जब कहा कि 6 नेट्स हैं इसके, तो आपने इंश्योर करना है कि इसके 6 नेट्स बनने चाहिए, ठीक है। तो बीच में भी गैप जो है उसको फिल आउट करेंगे आप। ये आ गया, इसको भी फिल आउट करेंगे, ठीक है। इसको भी फिल आउट करेंगे, शाबाश। इसको भी फिल आउट करेंगे, शाबाश। इसको भी फिल आउट करेंगे, वेरी गुड। इसको भी बंद कर दें यहाँ से। इसको भी फिल आउट करेंगे, शाबाश। इसको भी फिल आउट करेंगे, शाबाश। और इसको भी फिल आउट करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा नेट ऑफ अ क्यूब, ठीक है। नेट ऑफ अ क्यूब मेरे पास बन गया और मेरे पास कितने मार्क्स मिल जाएंगे मुझे इस क्वेश्चन के, 3 मार्क्स मिल जाएंगे, सही है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अंदर, क्या पेपर में वो सवाल पूछा जाता है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल कह रहा हूँ। ओहो, चले मैंने आपको आंसर ही बता दिया, चले कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास ए ई सी और बी ई डी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और ई डी और ई सी इक्वल है। अब ई डी जो है वो ये वाली है और ई सी जो है ये इक्वल है, ये इसने बताया भी है, दिस ये जो मार्क है ये बता रहे हैं कि ये इक्वल है, ठीक है। अब ये जो जब साइड से इक्वल है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, ठीक है। ये 35 हो गया, ये 35 हो गया, तो सम ऑफ ट्राइंगल करते हैं तो क्या आता है, 35 प्लस 35 क्या हो जाएगा, 70। तो टोटल एंगल कितना होता है 180 का, इसमें से 70 अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 011, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये 110 ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगेन अब मैं ट्राइंगल ए ई बी की बात करता हूँ, तो इसके अंदर टोटल सम क्या 180 है, ठीक है। मेरे पास दो एंगल्स मुझे पता है, एक 110 है, एक 48। अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 158 आ जाएगा। अब 158 को अगर मैं 180 से निकाल दूंगा तो मेरे पास जो क्वेश्चन में गिवन है डाटा कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी वो निकल मिल जाएगी।
ये 7 आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 8 निकला, 2 आ गया, 7 में से 5 गया, 2 आ गया, तो मेरे पास आंसर ये आ जाएगा 22 यूनिट्स। इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेंशन द यूनिट कि एक्स का यूनिट जो है वो डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब आपके सामने एक बेसिक सवाल है। ये लिखा हुआ है 5, ब्रैकेट लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स, ये इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 35 की इक्वल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5x आ जाएगा, 35 की इक्वल है ये, ठीक है। तो आपके पास -5x की वैल्यू क्या आएगी, ये 20 को दूसरी साइड पे लेके चला जाए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 35 माइनस 20 इज 15, and this is -5x, and you have to figure it out the value of x, it will be 15 upon 5, that is x is equals to -3, ठीक है। is it was a very easy question for you people. Okay, now here in this question, this is the question of bearing, ठीक है। bearing का सवाल है ये, एंड बेयरिंग के क्वेश्चन के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होने चाहिए, वो एक वर्ड लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ, वन कीवर्ड, एंड द अदर कीवर्ड इज द एंगल नीड्स टू बी इन 3 डिजिट फॉर्म, दैट इज 000 लिखा है, या इसको 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 96 आएगा तो इसको 096 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सेज द स्केल ड्राइंग shows the position of two villages A and B. The scale is 1 centimeter to 5 किलोमीटर, ठीक है। स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर जो 5 किलोमीटर के इक्वल है। आपने बताना है कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है। यू हैव टू यूज अ रूलर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जब आप रूलर से चेक करेंगे तो आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 6 सेंटीमीटर्स आ गया मेरे पास, तो 6 को मैं क्या किया, मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि ये स्केल लिखा हुआ है मेरे पास, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल में लिखा हुआ है कि विलेज सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 060 डिग्री फ्रॉम विलेज ए। अब विलेज ए मेरे पास ये है, इसका 60 डिग्री निकालना है, तो यू हैव टू पुट अ डी हियर, एंड यू हैव टू इंश्योर कि आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि आपके पास ये एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल आपके पास 60 डिग्री का होना चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है। ये दिस एंगल नीड्स टू बी 60 डिग्री, सही है। ये एंगल 60 डिग्री का आपके पास आ गया, और इसकी डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम नॉर्थ है ये, ठीक है, जो मैंने कीवर्ड यूज किया। दूसरा क्या है कि आपने विलेज सी बनाना है बेरिंग ऑफ 320 डिग्री विलेज ए से, सॉरी विलेज बी से। अब विलेज बी से कैसे बनाएंगे आप, विलेज बी से आप बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू टेक, आप यहाँ से नॉर्थ से एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो इजी था, ये तो 180 हो गया, ठीक है। अब आपको कितना चाहिए, 320 चाहिए, तो 320 के लिए आपको अगर 180 से निकालेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 0, और इसको 2 कर दें, और ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, ये 1 हो जाएगा। 140 का एंगल बनाना है आपको यहाँ पे, तो 140 का एंगल कैसे बनेगा, इसको देखते हुए बनाना है, तो आपके पास ये वाला एंगल भी बनेगा और यहाँ से भी बन रहा होगा, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपके पास बन गया 140 का एंगल, ठीक है। ये आपने एंगल ड्रॉ कर दिया, दिस इज एंगल 140 डिग्री, सही है। ये 140 का एंगल बन गया, तो आपके पास यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही है, ये 180 को यहाँ तक आगे लेके आए हैं आप, आपने इसको मार्क कर दिया कि दैट इज 320 डिग्री, ठीक है। इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को जब इस पॉइंट से मीट कर देंगे, इस वाले पॉइंट से, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास पॉइंट सी, ठीक है। तो प्लीज बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने एंगल का ध्यान रखना है, तो अब भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, यू विल बी गिवन 2 मार्क्स फॉर दैट, सही है। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इवेल्युएट 125 क्यूब रूट। इसको क्यूब रूट को इवेल्युएट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें। If you are going to, how do you are going to do it, you have to figure it out, the LCM of this is 5 into 2 10, the 2 is left, तो 2 और 5 मिलकर 25 बना देंगे, तो 5 5 25,
then 5 5s are and 5 1s are. सही है, तो 125 becomes 5 cube and this, ये जो पीछे लिखा हुआ है ये बेसिकली इसकी पावर 1/3 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, अब 4 पावर -2 है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास लिखा हुआ है कि आशा रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस शी वॉक्स एंड द टाइम शी टेक्स फॉर ईच ऑफ 10 वॉक्स। ठीक है, द टेबल शोज अ रिजल्ट, और आपके पास ये क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन है, टेबल गिवन है और आपके सामने ग्राफ गिवन है। ठीक है, आपने क्या करना है कि वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर आपसे, तो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम, द फर्स्ट 6 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। आपने पहले इसके सारे पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स गिवन है, आपने इसको बाकी पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है। उसके बाद आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालनी है। उसके बाद 6.8 किलोमीटर पे उसने कितना वॉक जो किया है, शी वॉक से डिस्टेंस, तो आपने अपनी इस ग्राफ के ऊपर देखते हैं कि 6.8 किलोमीटर के ऊपर उसने टाइम कितना निकाला, टाइम कितना लगाया। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं हम अगला पॉइंट, यानी कि फर्स्ट जो ग्रे पॉइंट्स हैं उनको छोड़ते हुए बाकी अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है 4.2 और 52 है। ठीक है, 4.2 मेरे पास ये है और 52 मेरे पास ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया। उसके बाद है 9 एंड 116। 9 का जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो यहाँ तक जा रहा है, और 116 का मतलब ये है कि दिस इज 11 110 112 114 116, तो दिस इज 116, ये वाला ऊपर पॉइंट है। ठीक है, इसका 3.8 पे 49 है, 3.8 का मतलब 4 से पहले वाला जो बॉक्स है वो 3.8 है, और आपने जाना है 49 तक जाना है। 50 आ गया, 50 और 48 के बीच में एक पॉइंट होगा, तो आपने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ये यहाँ पे आपने क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, उसके लास्ट पॉइंट 5.6 पे 62 है, 246 5.6 है, अब आपने 62 लगाना है, ये 6 है, और ये आपके पास आ जाएगा 62 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हम मार्क कर देंगे तो आपके पास, आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स अवॉर्ड कर देगा। अब आपको यहाँ पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी, जो कि आपने बिल्कुल यहाँ से ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट में ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन ऑफ बेस्ट फिट में जब ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बेसिकली क्या कवर कर रही है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज टेलिंग मी कि वो जो मेरे पास लाइन है वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उसके अंदर वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और उसका मेन एजेंडा ये है कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स को क्या करे, कवर कर रही हो। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट्स को वो कवर कर रही हो। सही है, वो जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करेगी वो एक स्ट्रेट लाइन है। सही है, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है, ये दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब वो कह रहे हैं कि 6.8 6.2 6.4 6.6 6.8 ये है, इसके अकॉर्डिंगली जो मेरे पास मार्क कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट है। ठीक है, एंड दिस इज 88। ठीक है, तो वो जो आंसर आएगा मेरे पास वो मैंने मार्क कर देना है इस पे, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसी है, तो आंसर आपका वेरी करेगा बिकॉज ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। दिस इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम, जिसमें ये वाला जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव को रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस के सिमिलर अगर सवाल आते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि पेपर में ये सवाल ही पूछा जाता है, अगर स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको क्या कहते हैं, उसको पॉजिटिव को रिलेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ ऐसी लाइन आ रही होती है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, और अगर कोई भी इनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं बन रहा होता तो हम कहते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि द डायग्राम शोज आर रेक्टेंगल बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। इस सवाल के अंदर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, वन सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि 87 को अगर मैं वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूंगा तो हो जाएगी 90, और अगर मैं 23.6 को वन सिग्निफिकेंट में लिखूंगा तो हो जाएगा 20। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है,
अब कह रहे हैं राइट 2 to 8 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं इसके, फिर पता चल जाएगा हमें 228 के। 2 का टेबल पढ़ते हैं, 1 जार 2 1 जार 2 4 जार, फिर 2 का पढ़ते हैं 2 5 जार 10 और 14 2 7 जार 14। ठीक है, चलिए 3 से स्टार्ट कर लें। 3 1 जार, 3 9 से 27 और 19 एक प्राइम नंबर है तो 19 1 जार आएगा। ठीक है, तो इसके प्राइम नंबर्स क्या आ जाएंगे? 2, 2 दफ़ा 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, 2 मार्क्स मुझे एग्जामिनर ने दे दिए। अब लिखा हुआ है कि 228 का स्क्वायर ये होता है, तो आप इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बताएं। देखिए वो कह रहा है इसका स्क्वायर करना है आपने, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका ये है कि आप जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनका भी स्क्वायर कर दें। यानी कि ये 2 का स्क्वायर है तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, वो 3 लिखा हुआ तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 19 लिखा हुआ तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली आपको 228 का तो पता था ना, तो उसको स्क्वायर का निकालने के लिए ये जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए थे इनका भी स्क्वायर कर दें, तो आपके पास नीचे वाले का आंसर आ जाएगा जो आपने निकाल लिया। सो यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर हियर। Okay, now in question number 11, the mass of small box is x kg and the mass of large box is y kg. अलजेब्रा का सवाल है, that is the total mass of 4 small boxes and 6 large boxes is 30 kg. It says in the question that the 4 small boxes यानी कि 4x and 6 large boxes that is 6y is equals to 30 kg. You have to prove here. आपको यहाँ पे शो करना है, शो का मतलब है यू हैव टू प्रूव कि आपका ये इक्वल इसके आना चाहिए। अगर जो मेरे पास ये आंसर आया इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ जो कि हो रहा है, तो इट विल बी 2x plus 3y is equals to 15. So it is the same as here, so I will be given the full marks here. ठीक है, the total mass of 6 small boxes, 6 small boxes means 6y 6x, okay, plus 1 large box that is y is equal to 1 3. use this information to write down an equation, तो आपको अपना आंसर यहाँ पे मेंशन करना है। ऑलराइट, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस टू फाइंड द मैसेज ऑफ। ओके, आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है और मैसेज की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ओके, देखते हैं। 2x plus 3y is equals 15. We have two different methods, that is one is elimination and the other one is substitution. We prefer the elimination method. Reason is कि it's easy to execute. ठीक है, अब देखें we need to, अच्छा अब हमने क्या करना है इसमें? We are multiplying the second equation with 3. Why we are multiplying the second equation with 3? Because ताकि y के कोऑर्डिनेट सेम हो जाए। ठीक है, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2x plus 3y is equals to 15। ये हो जाएगा 6x की जगह आ जाएगा 18x, ये हो जाएगा 3y और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 39। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -18 को 2 से करेंगे तो -16x आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 35 को 19 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस करूँगा तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 24/16। 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 3 से 24, 8 2 से 16, इट मेक्स x इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, x की वैल्यू 1.5 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू y? इफ यू पुट दिस हियर 6 into 1.5 प्लस y इज इक्वल टू 13, इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 6 into 1.5 is 9 basically, 9 plus y is equals to 13. So if I'm going to figure out the value of y, so it will be 13 minus 9, that is equals to 4. So the two answers that are required were 1.5 and 4. ओके, तो मेरे पास टू आंसर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा 1.5 आ जाएगा और एक आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने जो पहले लाइंस ड्रॉ की थी, आपने सबसे पहले ना जो दो लाइंस हैं इसके जो पॉइंट्स हैं इसको आपने जॉइन बिल्कुल सही से करना था। ठीक है, ये जो लाइन है ये पहले जो हमारे पास पॉइंट था उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। ये जो दूसरी लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ दूसरे वाले का। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, अब ये दोनों मीट कहाँ करें? ये दोनों मीट मेरे पास इस पॉइंट पे करी और ये पॉइंट क्या मेरे पास -2 और 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसका सेंटर क्या होगा
-2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए आफ्टर अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू -1, ठीक है। आपने x इज इक्वल टू -1 की लाइन खींचनी है। x इज इक्वल टू -1 की ये लाइन आ गई कि x की वैल्यू यहाँ पे -1 आ रही है, ठीक है। ये मैंने x इज इक्वल टू -1 की लाइन खींच ली। बाद मैंने यहाँ से डिस्टेंस चेक किया, इस वर्टेक्स को लिया, इसका डिस्टेंस 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ से भी इसका डिस्टेंस 1 2, ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया। इसका डिस्टेंस 1 2 3 और 4 है। यहाँ से एक और पॉइंट लेना है, 1 2 3 और 4, ये पॉइंट लगा दिया मैंने। उसके बाद इस पॉइंट को देखना है 1 2 3 4 और 5। यहाँ से भी देखेंगे 1 2 3 4 और 5, ये आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ये आ गया रिफ्लेक्शन, और इसको मैं लेबल कर दूंगा। पॉइंट्स हैं वो आपने बहुत छोटे लगाना है, बिल्कुल डॉट्स की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बार हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने अटेम्प्ट कर लिए, 2 अटेम्प्ट हो गए। उसके बाद लिखा हुआ है ट्राइंगल ए इज इन लार्ज स्केल फैक्टर, और सी की सेंटर क्या है, 0 0 है। इसको इन लार्ज किया गया, एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ट्राइंगल सी इज द इमेज ऑफ अ ट्राइंगल आफ्टर इनलार्जमेंट, सी जो है उसकी इनलार्जमेंट के बाद है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल सी, एक वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 12 3 है। के की वैल्यू बतानी है कि उसको कितना एनलार्ज किया गया, और उसके 2 वर्टेक्स बताने हैं। अब ये कैसे करेंगे, अब देखें। जो ए ट्राइंगल है, पहले इसके वर्टेक्स लिख लें। इसके वर्टेक्स के 1 1 है, दूसरा इसका वर्टेक्स है 4 1 है, ठीक है। और तीसरा इसका वर्टेक्स है 3 और 2 है, ठीक है। अब इसका स्केल फैक्टर क्या हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। लिखा हुआ है 12 3, 3 का मतलब है ये कि इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 12 12 बन जाएगा। 4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 12 आएगा। और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा। इसका मतलब है कि ये इसका स्केल फैक्टर जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो के का आंसर मेरे पास 3 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स क्या होंगे, इसको अगर इसका स्केल फैक्टर 3 है तो इसको 3 3, इसका फैक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 को जाएगा 3 3। और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 9,6। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 3 9,6। Question says in a sale a shop reduces all prices by 20%. इसमें एक कोट है, कोट की कॉस्ट है $85 बिफोर द सेल, यानी कि अभी सेल प्राइस से पहले की जो उसकी कॉस्ट है वो है $85। आपको निकालना है वर्क आउट द सेल प्राइस ऑफ द कोड, ठीक है, यानी कि उसकी बाद की प्राइस। ऑब्वियसली उसकी प्राइस जो होगी 85 से कम ही होगी। आपने क्या कि 85 लिया। सबसे आसान तरीका क्या होता है, परसेंटेज का जो सवाल है, इसको करने के लिए आपने ये सवाल में आइडेंटिफाई करने के सवाल के अंदर इंक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो वर्ड रिड्यूस का वर्ड आ रहा है यहाँ पे, और जो रिडक्शन हो रही है वो 20% हो रही है, ठीक है। टोटल जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 100% होती है। 100% जो वैल्यू है इसकी वो है 85। अब मैं अगर इसमें 20% रिडक्शन कर दूँ तो मेरे पास जो 100% वैल्यू वो बन जाएगी 80% बन जाएगी। तो सिंपली मैंने इस क्वेश्चन में 85 का 80% ले लेना है, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 68, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वो उसी का पार्ट बी है, वो लिखा हुआ है द सेल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 40। अब कह रहे हैं वो सेल प्राइस गिवन है आपको 40, वो कह रहे हैं आप कॉस्ट बताएं उस शर्ट की जो उससे पहले थी। 40% जो है वो किसका बता रहा है, $40 जो है वो कह रहे हैं कि सेल से पहले की है। अच्छा, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आपने यहाँ पे लिखा एक्स, क्योंकि आपको नहीं पता थी बिफोर द सेल क्या प्राइस है, ठीक है। एक्स का आपने वही लिखा, इसी तरीके से 80% निकाला। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है आपको 40 है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे वैल्यू आपको 85 जो थी वो पता थी कि हाँ जी इसकी वैल्यू जो है वो बिफोर द सेल है। अब ये जो है वो आफ्टर द सेल वैल्यू गिवन है 40। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू 40, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 80 आ जाएगा, सही है। ये जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़र 8, 8 5 ज़र 40, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इसका कितना, सिंबल लिखा हुआ है साइन, तो आपने सिर्फ सिंपल 50 लिखना है, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वेक्टर से रिलेटेड है। अब वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये सवाल आपके पास वेक्टर्स टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास पॉइंट ए जो है वो गिवन है, पॉइंट बी भी गिवन है, सही है, और पॉइंट बी सी भी गिवन है। आपको ए बी निकालने हैं। अब कॉलम वेक्टर ए बी निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या, यही तरीका है इसका। ए बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपने बी में से ए को निकाल दिया। इसको लिखने का तरीका ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम कॉलम वेक्टर की बात करते हैं तो जो बाद में चीज़ होती है उसको पहले लिखते हैं, और जो पहले चीज़ होती है उसको बाद में लिखते हैं, सही है। बी की वैल्यू क्या थी, इसको कॉलम की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखें 6 और 1 लिखे हैं, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -3 और -4 है, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये हो गया 6 और ये हो गया 1, 6 एंड 1 हेयर। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इनसे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा, आपके पास 3 और 4 रह गए, ठीक है। अब इजी हो गया सवाल। 6 + 3, ये वाली चीज़ इससे ऐड कर दें और ये वाली इससे ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 9 और 5 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। ये जो आपके पास आंसर आएगा, आपने एक चीज़ इंश्योर करनी है कि अपना आंसर जो है, जो स्पेस गिवन होती है ना, इसके अंदर लिखना है। 9 और 5 आपने यहाँ पे लिखना था, ठीक है। अब वो अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में कह रहे कि आप सी के कोऑर्डिनेट्स निकालें। अब सी के कोऑर्डिनेट्स भाई कहाँ से निकालें? क्वेश्चन में देखें, यहाँ गिवन है कि बी सी की वैल्यू पता है आपको। मैंने अभी आपको बताया कि बी सी की वैल्यू अगर पता है आपको, तो बी सी का मतलब क्या है कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मेरे पास एक्स वाई है, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मेरे पास 6 1 है, ठीक है। अच्छा, बी सी के कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, वो क्या है, मुझे पता है वो है -3 और -4, ठीक है। इसमें ये माइनस है ना, जब दूसरी साइड पर जाएगा इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें मैं अगर ये ऐड कर देता हूँ 6 और 1, तो मेरे पास ये एक्स वाई बेसिकली आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, और वैल्यू क्या आएगी, -3 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, शाबाश वेरी गुड, -3 + 6 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3, वेरी गुड। -4 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -3, डायरेक्ट आंसर यहीं लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास वो है वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है जी। वेक्टर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, और हमारे क्वेश्चन में हमें पॉइंट ए गिवन है, हमें पॉइंट बी गिवन है, और हमें पॉइंट बी सी गिवन है, और कहा गया कि फाइंड द कॉलम वेक्टर ए बी। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा? ए बी की वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका ये है कि आपने बी लिखा, उसको आपने ए से माइनस कर दिया, ठीक है। उसको आपने क्या किया, उसको आपने ए से माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखेंगे, ये हो जाएगा 6 1, ठीक है। ये अच्छा, माइनस माइनस प्लस नहीं करते, हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, 6 + 4, ठीक है। अब ये 1 लिखा हुआ है, फिर -5 लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, 10 - 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 - 4 जो मेरे पास आंसर आया है, ये मैंने कहाँ लिखना है, ये मुझे बेसिकली वर्किंग यहाँ पे शो करनी थी, ठीक है। मुझे वर्किंग यहाँ शो करनी थी, यहाँ पे इस जगह पे, और मैंने अपना आंसर यहाँ लिखना है 10 और -4, ठीक है। अच्छा, अगला मेरा पार्ट क्या है, लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। अब सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑब्वियसली कोई हिंट चाहिए, वो मुझे, मेरे पास ये हिंट गिवन है कि बी सी की वैल्यू गिवन है मेरे पास, ठीक है। बी सी की वैल्यू क्या है, -3 -4 है, ठीक है। और बी सी का मतलब ये है कि पहले आपने सी लिखना है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अच्छा सी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता ही नहीं है, एक्स वाई हैं। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो -x1 है, ये जब दूसरी साइड पर जाएगा, व्हेन इट विल गोज़ टू द अदर साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये, अच्छा, अच्छा आपको आंसर नज़र आ गया, चलें कोई बात नहीं, अभी आंसर वेरीफाई भी कर लेते हैं कि आंसर कैसा है, -3 है या -4 है, ठीक है। अभी कंफर्म भी हो जाएगा यही आंसर है या नहीं है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 1, ठीक है। अब देखिए 6 में से 3 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास 3 आएगा, जो कि सही लिखा हुआ है। और मैं -4 में जब 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास -3 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आ जाएंगे, सही है। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ए बी जो है वो ये भी लिखा हुआ है कि ट्वाइस ऑफ डी सी है, तो आपने डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे वो थे 10 - 4,
ठीक है। अब वो किसके इक्वल है, वो ट्वाइस ऑफ क्या है वो, अब डी सी का मतलब क्या है कि पहले सी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, सी के क्या थे 3 - 3 थे, ठीक है, और डी के क्या है वो एक्स वाई है जो कि हम यूज कर रहे हैं। अब ये तो हो गया 10 - 4, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये वाले, ये आएंगे मेरे पास क्या, ये मेरे पास आ जाएंगे 6 और -6 आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 को मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको भी ऐसे लिखता हूँ 2 × x × y आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 6 - 6 है इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा ताकि मैं वैल्यूज निकाल सकूं अननोन की। ये 10 - 4 है, जब इस 6 - 6 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 6 - 6 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, -4 है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस होकर 6 बन जाएगा। 6 - 4 क्या होता है 2 होता है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × xy, ठीक है। जब 2 दूसरी साइड पर जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप 4 में से 2 कॉमन ले लें। जब 2 में कॉमन ले लूंगा, अच्छा एक चीज़ और, ये माइनस का साइन था, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है, ये इंश्योर करना है, आपने गलती नहीं करनी है साइन में। अच्छा 2 को अगर मैं डिवाइड कॉमन लेता हूँ तो ये 2 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा -2 xy आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -2 -1 आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस भी तो है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 में से, ठीक है। अब लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन ए डी। ए डी के लिए मुझे, मेरे पास पहले पॉइंट डी है, डी का पॉइंट पता है मुझे, -2 -1 है, ठीक है। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ऊपर से देख लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ए के जी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -4 और 5, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है -4 और 5, ऑलराइट। सो -4 और 5 लेते हैं और फिर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा -4 और 5, और आपको ए डी निकालना है, तो ए डी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लें, ए डी, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है -2, तो ये +4 हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला आपको ये यूज़ करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यू हैव टू यूज़ हियर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -1 -5, ये मेरे पास क्या आ जाएगा -2 + 4 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 - 2 2 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस -1 -5 क्या होता है -6, और इसका जो स्क्वायर आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, शाबाश वेरी गुड, दैट इज करेक्ट, टू √40 आ जाएगा, ठीक है। अब √40 जो मेरे पास आ गया है, दैट वी सिंस वी आर डूइंग विदाउट कैलकुलेटर, तो 2 20s आर ओके, हाँ, ये हो जाएगा 220, इसका हो जाएगा 210, इसका हो जाएगा 2 × 5 एंड 5 × 1, सो ये मेरे पास एक पेयर बन जाएगा। सो जो पेयर बनता है मेरे पास, उसको मैं विदाउट स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ 2, एंड द रिमेनिंग वन दैट 2 और 5 ये मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 √10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस, दिस इज बेसिकली एन इरेशनल वन, √175, तो √175 को सिंप्लीफाई करने के लिए आई नीड टू टेक आउट द एलसीएम। 175 का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में कैसे लेंगे, 2 के टेबल में आता है नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, कैसे पता चलेगा, इनके सम को वी नीड टू ऐड देम 1 7 एंड 5 एंड देन डिवाइड बाय 3, वो भी नहीं आ रहा, 4 में नहीं आ रहा, 5 में तो कंफर्म आएगा, 5 3 are 15 and 5 5 are 25, and then 5 7s are, and then 7 1s are, we have figured it out, 28, yes we know the table, 2 के table, we always, when we are taking the LCM we need to ensure that we always take the prime numbers only, 2 × 14, 2 × 7, 7 × 1, because this is the rule here। अगर आप इसको प्राइम में नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब देखें ये 5 जो है ये पेयर बन गया, तो आई कैन एक्सक्लूड फ्रॉम द स्क्वायर रूट, तो लेकिन 7 मेरे पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा, -2 मेरे पास पेयर बन गया है, तो 7 नहीं बना हो तो मेरे पास आ जाएगा, तो 5 में से 2 निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4, एंड देन द स्क्वायर रूट 1, 4 × √7, ठीक है। तो क्वेश्चन से इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपके पास ये डिनोमिनेटर एक नंबर का सवाल है, रैशनलाइजेशन करने का तरीकेकार ये होता है कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ओके। ऊपर आ जाएगा √5, नीचे आ जाएगा मेरे पास 5y, बिकॉज 2 दफ़ा √5 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। √5 है, नीचे मेरे पास क्या है, रैशनलाइज करूंगा तो क्या आएगा, यही तो आ जाएगा सवाल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, √5
अपॉन 5 जो है मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहीं पे करना है, आगे करेंगे दोबारा वही बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, रैशनलाइज करते हो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को आपने खत्म करना है, जो आपने इस क्वेश्चन में कर दिया था। क्लियर? अच्छा, अगले से आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 है, वो क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल्स हैं एंड ईच रिकॉर्ड देयर जर्नी फ्रॉम होम टू वर्क वन डे। The cumulative frequency diagram shows the results. Question says use the cumulative frequency diagram to estimate median. Median का मतलब होता है the center value. The total number of people are 80. The mid value is 40. So 40 के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो mid value है that I need to figure it out, और वो जो value आएगी मेरे पास उसको मैं यहाँ नीचे भी लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ये। ठीक है, तो मिनट्स आएंगे मेरे पास। हर बॉक्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर बॉक्स इज 1 यूनिट, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है इंटरकोटाइल रेंज निकालनी है, एंड उसके बाद निकालना है द नंबर ऑफ पीपल हु हैड अ जर्नी ऑफ 40 मिनट्स और मोर। अच्छा, इंटरकोटाइल रेंज का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लें कि मतलब क्या है इसका। इसका मतलब ये है कि इंटरकोटाइल का मतलब ये होता है कि आपके पास 75% वैल्यू, आपने 75% पे जो वैल्यू आती है उसको अपने माइनस करना होता है जो 25% पे जो वैल्यू आती है उससे। अब 75% का मतलब क्या है? 80 का 75% लेने के बजाय आपको पता है कि 40 इज बेसिकली द मिड वैल्यू, और मिड का मतलब ये होता है कि दिस इज द 50%। ठीक है, ये 50% है। अब इफ दिस इज 50%, 40 इज 50%, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। और उसका भी ये करेंगे, यानी कि उसमें 20 ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास 75% हो जाएगा। ठीक है, तो 60 पे जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है मेरे पास। ठीक है, और इसको अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके नीचे लेके जाता हूँ तो मेरे पास दिस इज द पॉइंट दैट इज 33 है। ठीक है, 31 32 33, तो मेरे पास 33 मिनट्स यहाँ से आ जाएंगे, और 25% पे जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है 25% पे ये आ रहा है इस पे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 25। ठीक है, 60 पे मेरे पास वैल्यू क्या आ रही थी? 60 पे मैंने एक दो फिर रीचेक कर लेते हैं। यस, वी आर राइट। तो हमने गलती कर दी है क्योंकि ये वैल्यू 35 है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से काउंट कर लिया था, मुझे लगा ये 30 है। सही है, तो ये हो जाएगा 35, तो ये 33 नहीं लिखेंगे, इसको 35 लिख देंगे, तो बस आंसर क्या आ जाएगा? 10 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, और अगला पार्ट क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ था कि मेरे पास जो जर्नी है इसके अंदर 40 मिनट से मोर कितने लोगों ने की है? द नंबर ऑफ पीपल हु हैड अ जर्नी टाइम ऑफ 40 मिनट्स और मोर। 40 मिनट्स और मोर मेरे पास आता है यहाँ पे, इस जगह पे आता है। अब 40 मिनट्स और मोर के लिए मेरे पास आई नीड टू नो कि मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? वो अराउंड 72 आ रही है। ठीक है, 72 आ रही है मेरे पास, तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा? बेसिकली मैं 80 में से 72 निकालूंगा तो मेरे पास कितने पीपल्स आएंगे? 8 पीपल्स आएंगे, और इसका आंसर ही मुझे यहाँ लिखना था 10 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, इसका पार्ट बी में लिखा हुआ है ईच ऑफ द 80 पीपल ऑल्सो रिकॉर्ड द जर्नी फ्रॉम वर्क टू होम। ग्राफ में लिखा हुआ था फ्रॉम होम टू वर्क, और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम वर्क टू होम। इसका मीडियन भी गिवन और इंटरकोटाइल रेंज भी गिवन है। देयर इज अ पर्सन नेम जे सेज द जर्नी टाइम्स फ्रॉम होम टू वर्क आर मोर कंसिस्टेंट देन द जर्नी टाइम्स फ्रॉम वर्क टू होम। अब वो कह रहे हैं जे करेक्ट है नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि आपके पास अ, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जे सही है, जे बिल्कुल सही है। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास जो आई क्यू आर लिखी हुई है, क्योंकि देखें आप कंपैरिजन के लिए दो चीज़ें देख रहे हैं। मीडियन पिछले वाली क्या थी? 50 थी, और इंटरकोटाइल क्या थी? 8 थी। ठीक है, इंटरकोटाइल का मतलब ये है कि 75 और 25 से जब सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ रहा है 8। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिकॉज आई क्यू आर इज लो। इंटरकोटाइल रेंज जो है वो लो है या लेस है? सही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्वेश्चन नंबर 17
the equation of line L is equal to this, rearrange this to make y the subject. आपको y को subject बनाना है, कैसे y को subject बनाएंगे? That's not a big deal for you people. चलें करके देखते हैं। 5y जो है बेसिकली मुझे 3x को दूसरे साइड में मूव करना, तो इट विल बी -3x + 10। ठीक है, 3x से दूसरे साइड पर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब मुझे y को सब्जेक्ट बनाने के लिए 5 को क्या करूँगा, 5 विल बी डिवाइडेड ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 3/5x और ये हो जाएगा 10/5। तो 10/5 विल मेक द आंसर एज 3/5x + 2। ऑलराइट, then it says line P is perpendicular to line L. When it is perpendicular to this, so perpendicular means basically this is y is equals to mx plus c. अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये है कि इनका जो स्लोप है, इसका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। The slope of line L is -3/5. So the slope of line P, जो लाइन P है, इसका जो स्लोप है मेरे पास वो आएगा, वो इसको रेसिप्रोकल कर दें और साइन भी चेंज कर दें, वो 5/3 आ जाएगा। अब लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन M। लाइन P की इक्वेशन आपने निकालनी है, जबकि वो लाइन P जो इस पॉइंट में से पास होकर जा रही है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि वी विल यूज दिस इक्वेशन y - y1 इज इक्वल्स टू mn2 x - x1 वाली इक्वेशन हम यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास x1 और y1 वो पॉइंट हैं। जैसे x1 की वैल्यू मेरे पास 6 है और y1 की वैल्यू मेरे पास 7 है। बाकी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। स्लोप मैंने ऊपर निकाल लिया था, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके 5/3 आ जाएगा। इसको बस सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, नहीं करना मल्टीप्लाई, चलें कोई बात नहीं करें मल्टीप्लाई, तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, तो मेरे पास ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5/3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब 6 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हो जाएगा 30/3, और ये -7 व्हेन गोज टू द अदर साइड विल बी +6 +7। ऑलराइट, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5/3x -10 + 7। ठीक है, अब -10 + 7 है, इसका मतलब ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5/3x -3। ठीक है, तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5/3x -3। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है द डायग्राम शोज स्पीड टाइम ग्राफ लिखा हुआ है फॉर अ साइक्लिस्ट जर्नी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट बिटवीन t इक्वल टू 40 से t इक्वल टू 100 तक। आपने इसका क्या बताना है, इसकी मोशन बतानी है। देखिए, अब यहाँ से ले 40 से लेकर 100 तक इसकी स्पीड की वैल्यू है, इसकी स्पीड की वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, तो हमने क्या लिख दिया, सिंपल सी एक बात लिख दी, हमने लिख दिया स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, सिंपल। ठीक है, अब वो कह रहे थे एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट बिटवीन t इक्वल टू दिस एंड t इक्वल टू दिस इज दिस। आपको ये प्रूव करना है कि v की वैल्यू ये होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, यू नो दैट कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम आया हमारे पास। ठीक है, अब मुझे अगर v निकालना है तो a को मैं अगर डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास v की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू 0.25 है, कैलकुलेटर मुझे अलाउ नहीं है, और चेंज इन टाइम मेरे पास 40 है, इधर 0 है, तो 40 माइनस 0 40 होता है। अब 4 को बेसिकली आपने यहाँ पे 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 100, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, और ये वाला एक 0 था, ये 0 यहाँ पर भी आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखे हैं, तो मैंने डेसिमल के या ऐसी जगह पर लगाना जिसके बाद 2 डिजिट्स आए, तो मेरे पास आंसर क्या बच गया, इसका 10 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसका जो पार्ट है, पार्ट सी है, वो ये कह रहा है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट बिटवीन, देखें वो कह रहा है 0 से लेकर टी तक जो टोटल डिस्टेंस ने ट्रेवल किया 1.4 किलोमीटर्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात ये कर रहा है कि ये किलोमीटर्स में दिया हुआ है, सही है। बाकी यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे स्पीड जो की वैल्यू जो गिवन है वो है मीटर पर सेकंड में, और यहाँ टाइम भी सेकंड्स में गिवन है। ठीक है, तो इसको सबसे ईजी ये है कि आप इसको कन्वर्ट कर लें मीटर्स में,
ताकि आपका क्वेश्चन ईज़ी हो जाए, जो कि हो जाएगा 1400 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है? अब क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये शेप जो है ये एक ट्रेपीजियम की शेप है, ठीक है? ट्रेपीजियम का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, बेसिकली हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो एरिया अंडर द कर्व निकलेगा उससे। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालता हूँ इसका, जो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2 एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स मेरे पास दो हैं, एक है मेरे पास पैरेलल साइड्स ये 40 से लेके 100 तक जा रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 40 से 100 तक जा रही है तो इसको लिख सकता हूँ 60 है, क्योंकि 40 से 100 तक जा रही है, तो टोटल जो वो कवर हो रहा है वो है 60 का, ठीक है? ये 60 हो जाएगी। और जो ये 0 से लेके टी तक जा रही है तो इसको मैंने लिख दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स करना तो प्लस टी कर दिया, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मल्टीप्लाई 10 से कर दिया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय द वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस v की वैल्यू मेरे पास पिछले पार्ट में आ गई थी, जो कि वैल्यू मेरे पास 10 थी, ठीक है? अब मुझे इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंप्लीफाई करने के लिए डिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता है ये 1400 है, ठीक है? इज इक्वल टू 1/2 60 प्लस टी इंटू 10 है, ठीक है? ठीक है, ये जो ज़ीरो है ये इस एक ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 2 है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा मेरे पास, और ये रह जाएगा मेरे पास 60 प्लस टी रह जाएगा सिर्फ। और मुझे अगर टाइम टी की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास क्या आएगा, 280 में से मैं 60 को अगर माइनस करूंगा, ठीक है? अगर 280 जो है मेरे पास, इसको 60 से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या आंसर आएगा आपके पास, ठीक है? सब्ट्रैक्ट आपको, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए 280 को 60 से सब्ट्रैक्ट कर लें आप। 0 से 0 आ जाएगा, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, और ये भी 2 आ जाएगा। तो आपने यहाँ करेक्ट आंसर लिखना है कि द वैल्यू ऑफ टी इज 220, ठीक है? ऑब्वियसली सेकेंड्स ही आ रहा है वो, ठीक है? अच्छा जी, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, इसे अलजेब्रिक फ्रैक्शन दिया हुआ है हमारे पास, हमने 19 को देख रहे हैं। 19 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 12 और अपॉन दिस गिवन है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर आप कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा। नीचे आप यहाँ देखें, यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग का फॉर्मूला लग सकता है, ये 14 है, ये 2 है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास 28 आना चाहिए, क्योंकि 14 2 28 होता है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आना चाहिए। तो अगर मैं, मेरे लिए सबसे आसान नंबर्स कौन से हैं, 7 और 4 हैं, और ये मेरे पास कैसे पता चलेगा मुझे, अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो, ठीक है? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 11x, और फिर आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है? ऊपर फॉर्मूला न्यूमरेटर के अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है? तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसमें ए प्लस बी ये आ जाएगा, ए माइनस बी मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से 2x आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, x बच गया, यहाँ पे मेरे पास 2 बच गया, ठीक है? अच्छा जी, ये मैंने 11 नहीं लिखना था ना यहाँ पे, यहाँ 7 आएगा, ठीक है? 7 प्लस 4 11 होता है, ठीक है? तो अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7 कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है? तो ये भी x प्लस 2 आ जाएगा। आपने इंश्योर लाजमी करना होता है कि जब भी आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज जो होती हैं, ये दीज टू वैल्यूज नीड्स टू बी द सेम, हमेशा ये वैल्यू सेम आएंगी। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आई तो इसका मतलब है यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन योर मिडिल टर्म ब्रेकिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी 3 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एंड देन डिनोमिनेटर में मेरे पास बन जाएगा, फर्स्ट टाइम मैं जो ब्रैकेट की वैल्यू है उसको फर्स्ट टाइम लिख देता हूँ, एंड देन द लेफ्ट ओवर इज 2x plus 7, so I've written is 2x plus 7, this x plus 2 and x plus 2 is cancelled, the final answer that I got is 3 bracket में x minus 2 divided by, and it is 2x plus 7, ठीक है? So when you do these all these steps you will be given 4 marks by the examiner. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, वर्कआउट करना है मुझे इसको। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें कि ये लिखा हुआ है 0.1717 के ऊपर, दोनों के 1 के ऊपर भी डॉट है, 7 के ऊपर भी डॉट है। ये डॉट ये बता रहे हैं कि ये 1 और 7 जो है ये रिकरिंग नंबर्स हैं, लाइक दिस, ठीक है? दीज आर रिकरिंग नंबर्स, और ये 5/9 साथ साथ चल रहा है, ठीक है? अच्छा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इस वाले को लेके चल रहा हूँ, बाद में मैं 5/9 को ऐड कर दूंगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 0.171717 डॉट 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 डॉट। मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 100 से मल्टीप्लाई मैंने इसको इसलिए किया ताकि मेरे पास इसको ख़त्म करना है मुझे। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा,
दिस विल बिकम 17.1717, इस तरह से डॉट टू डॉट चलता रहेगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 में से x को सब्ट्रैक्ट करूंगा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में से 100 में से x को निकालूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 99 बच जाएगा, ठीक है। और मैं राइट हैंड साइड में से 17 में से 0 निकालूंगा तो 17 बच जाएगा। और देखें इसके जो ये साइड है, ये 171717 चल रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ चल रही है, ठीक है। इसके आगे वाला नंबर भी 17 ही है, जो आपको लग रहा है ना सेम नहीं है, तो ये देखें ये सेम हो गया, ठीक है। तो आगे कुछ भी नहीं बचेगा, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/99 मेरे पास यहाँ से बच जाएगा। अब मेरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन गया, 17/99 प्लस 5/9 बन गया, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 11 कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 11 कर दूंगा, तो द डिनोमिनेटर विल नाउ बिकम्स 99, हो जाएगा 17 प्लस 55, ठीक है। 55 में 17 ऐड कर लें, प्लीज़ इसको करके देखिएगा अलग से, अपने पास से जल्दी में नहीं कीजिएगा। 7 प्लस 5 12, 2 इधर है 1 कैरी, 5 6 7 72 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो आंसर विल बी 72/99। सी की कैंसिलेशन हो सकती है, येस कैंसिलेशन पॉसिबिलिटी है। 3 के टेबल में आता है 333 जार, और 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, ठीक है। अगेन 3 के टेबल में आता है 3 11 जार 33 एंड 3 8 जार। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपने आंसर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्या, 8/11, ठीक है। अच्छा ओके, नाउ सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करा है मेरे पास वेक्टर से रिलेटेड, ओके। नाउ यू कैन सी द कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो वेक्टर से रिलेटेड है, इसके अंदर आपने इसको प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर निकालना है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या निकालना है, सबसे पहले पार्ट में लिखा है फाइंड ए एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ए एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में ओ ए की वैल्यू गिवन है, ओ बी की वैल्यू गिवन है, ए एक्स रेशो एक्स बी गिवन है, ये है। ओ एक्स सी स्ट्रेट लाइन है और ए सी इज पैरेलल टू ओ बी है, मेरे पास कुछ डाटा गिवन है। अच्छा ए एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, बहुत ईजी है मेरे लिए निकालना ए एक्स की वैल्यू। अच्छा ए एक्स की वैल्यू निकालना जैसे मैंने कहा कि बहुत इजी है, लेकिन उस इजी के लिए पहले थोड़ा सा मुश्किल भी कर लेते हैं। देखें, ये देखें, अगर मैं ए से ओ पे जाता हूँ, ठीक है, मेरी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और मैं ओ से अगर बी के तरफ जाता हूँ, मेरी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ए बी आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास ए बी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, माइनस ए प्लस बी जो है वो मेरे पास ए बी आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ए बी की कुछ डाटा यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, एक्स जो है वो एक पॉइंट है ए बी का जिसमें ए एक्स और एक्स बी का रेशियो गिवन है 3:2। देखिए जब भी आपके पास रेशियो गिवन आएगा उसको कैसे निकालेंगे, अब ए एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ये है बेसिकली 3/5, ये जो रेशियो है ये मेरे पास है 3/5 ऑफ ए बी, और ये एक्स क्या है, ये 2/5 ऑफ ए बी है, ठीक है। ऑफ ए बी का मतलब ये है ए बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए प्लस बी, तो ये मेरे पास ए एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी माइनस ए प्लस बी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे आंसर में लिख देना है 3/5 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 3/5 माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है फाइंड एक्स सी निकालना है। देखिए एक्स सी मेरे पास ऐसा सवाल आया है, एक्स सी को पहले गौर से देखें। एक्स सी देखने के लिए जब मैं सवाल को देखूंगा तो क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज़ नोटिस करूंगा, एक्स सी देखें, ये देखें ए एक्स और सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए एक्स सी, ठीक है। और एक ट्राइंगल है मेरे पास ओ एक्स और बी, ठीक है। ओ एक्स बी एक ट्राइंगल है और ए एक्स सी एक ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल्स के हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ये ट्राइंगल जब सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनकी साइड जो हैं, जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं और जिनकी साइड जो होती हैं वो एक रेशियो में होती हैं, ठीक है। ये जो ए एक्स सी और ओ एक्स बी सिमिलर है उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है, इस जगह पे यहाँ पे मेंशन करेंगे ए एक्स सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एक्स बी, ठीक है, वो भी ट्राइंगल ही है, सही है। तो आपके पास ए सी देखें जब सिमिलर है ना, तो ए सी जो है ये देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट है,
तो वो उसका किसके साथ रेशो बनेगा, ओ बी के साथ, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, इज इक्वल टू वो क्या आएगा, ए एक्स फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टू एलिमेंट्स क्या है, ओ एक्स है। ठीक है, फर्स्ट टू एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, एक सी जो है वो ओ एक्स बी के सिमिलर है। जब ए एक्स सी ओ एक्स बी के सिमिलर है, इसका मतलब है कि ए सी अपॉन ओ बी, ए सी जो है, ए और सी जो है फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है, तो ओ और बी जो है फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एक्स सी अपॉन एक्स बी के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए सी ऊपर देखते हैं, ओ बी की वैल्यू भी हम देखते हैं और एक्स बी की वैल्यू भी हम देखते हैं, सारी वैल्यूज देखते हैं। पहले लिख लेते हैं ऊपर से देख के, ए सी की मेरे मुझे पता है कहीं पे लिखा हुआ है। अच्छा, ए सी की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास ट्राइंगल ए एक्स सी और इस सिमिलर है ट्राइंगल ओ एक्स बी के। ठीक है, इससे मैंने क्या निकाला है, ए सी अपॉन ओ बी जो है मेरे पास, वो इक्वल है, वो है ए एक्स अपॉन एक्स बी के इक्वल है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा आपको, ये जब आप इसको और से देखेंगे, ए सी ओवर ओ बी, देखिए ए सी कौन सा है, ए सी का जो रेशो है, ए सी हमारे पास, ए सी और ओ बी पैरेलल है, और ए एक्स और एक्स बी जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसलिए इनका रेशो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट अप कर रहे हैं, ए सी और ओ बी की। ए सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए सी की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, ओ बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ओ बी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास बी हो जाएगी। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू गिवन है मुझे, ए एक्स की वैल्यू क्या है, 3/5 बी माइनस ए। ठीक है, और एक्स बी का भी रेशो मुझे पता है, वो है 2/5 बी माइनस ए। ठीक है, सही है, ये बी माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3/2 बी आ जाएगा। सही है, ए सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3/2 बी आ गया। सही है, 3/2 बी आ जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2 बी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक्स सी निकालना है, एक्स सी कैसे निकलेगा आपके पास, ठीक है, एक्स सी निकालने के लिए आप एक्स ए और प्लस ए सी कर देंगे। ठीक है, एक्स ए प्लस ए सी कर देंगे। ठीक है, यहीं यहाँ पे साइड पे मैं कर देता हूँ, ताकि आप लोग उसको बाद में अपनी जगह पे लिख लें। ठीक है, एक्स सी जो है इसकी वैल्यू आएगी एक्स ए प्लस ए सी। एक्स ए क्यों, क्योंकि ये रिवर्स में जा रहा है ना, यहाँ से ये रिवर्स में जा रहे हैं, जब रिवर्स में जा रहा है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये हो जाएगा -3/5, अगेन माइनस ए प्लस बी होगा, और ये हो जाएगा +3/2 बी हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 3/5 ए -3/5 बी +3/2 बी।
ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्टेप्स हैं इसको सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड पे। तो मेरे पास ये सिंप्लीफाई करने के बाद यानी कि -3/5b प्लस 3/2b इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको इसका एलसीएम सिम कर देते हैं, मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -6/5b हो जाएगा, और ये हो जाएगा +15 अपॉन 10b हो जाएगा। ठीक है, ये भी 10 हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर भी 10 हो जाएगा। 15 में से 6 निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा 9/10b आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से आंसर आ जाएगा। और वो पहले वाला आंसर क्या था मेरे पास, 3/5a आ जाएगा। ठीक है, प्लस। ठीक है, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी, वो मेरे पास आएगी 3/5a प्लस 9/10b। इसका जो आंसर होगा आपने वो अपनी प्लेस पे आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि जो इसकी लाइन है, और इसकी वर्किंग भी आपने यहीं पे करनी है। ठीक है, ये एक्स सी की जगह पे आपने इसका आंसर मेंशन करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास गिवन है, और ये लिखा हुआ है x² + 4x - 12। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा a² + 2a ये है, और b अगर मैं इसको 2 लेता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए होगा। अब 2 का स्क्वायर मैं ऐड करूँ तो ऑब्वियसली मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। देखें, ये फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा किसका, x + 2 का स्क्वायर बन जाएगा। सही है, और ये क्या हो जाएगा, -4 - 12 तो -16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके लिखे यूज योर आंसर टू पार्ट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। अच्छा देखें, ये y की वैल्यू यही आएगी, टर्निंग पॉइंट के सेंस। देखें, टर्निंग पॉइंट का आपको कैसे पता चलेगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि स्माइली फेस बनेगा। स्माइली फेस जब बनता है तो इसका मिनिमम पॉइंट होता है। अब आप यहाँ पे देख के बताएं कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी। मिनिमम वैल्यू देखें, इसकी तो मिनिमम वैल्यू 0 ही आएगी, 0 से कम इसकी वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू आने का मतलब ये है कि आप किसको 0 कैसे लेकर आएंगे, इसको 0 तभी लेकर आएंगे जब यहाँ पे x की वैल्यू -2 होगी। सही है, तो मेरे पास x की वैल्यू -2 होगी, और y की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम पार्ट सी देख रहे हैं। पार्ट सी के अंदर में क्या करना है, स्केच करना है। इस पॉइंट्स को स्केच करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स लगाने के लिए हमें डाटा चाहिए, और डाटा लेकर आने के लिए हमने क्या करना है, हमने इनको इंश्योर करना है कि इनकी वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सही रहें। ठीक है, जो पहले से डॉट्स वगैरह हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है, इसके अंदर मैं अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -12 हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट आ जाएगा 0 -12, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं कि ये एक, ये पॉइंट जो ऊपर निकाला हुआ है ये लिख लेते हैं -2 -16 का। और एक और पॉइंट आ जाएगा मेरे पास कि मैं अगर y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू अगर 0 होती है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, y की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा x² + 4x - 12 = 0 है। फैक्टर्स बना लेते हैं इसके। अच्छा, फैक्टर्स हमने ऊपर वाले इक्वेशन में भी किए थे, वो थे x + 2 का स्क्वायर -16 जो था ये निकले थे, ये 0 के इक्वल हो जाता है, तो x + 2 जो का स्क्वायर जो है वो 16 के इक्वल हो जाएगा। तो x + 2 जो होगा वो होगा +-4 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी x की वैल्यू 4 - 2, 2 आ जाएगा, और एक x की वैल्यू आ जाएगी -4 - 2 जो आएगा -6। ठीक है, तो मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, एक हो जाएगा 2 0, और एक हो जाएगा -6 और 0। ठीक है, 2 0 क्योंकि यहाँ पे मैंने y को 0 किया हुआ था, तो 2 0 मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, -6 0 मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सिंस ग्राफ की इक्वेशन जो है वो हमारे पास एक स्माइली फेस बनाएगी, तो हमने इसको और से बनाना है। ठीक है, उसके बाद 0 -12 मेरे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -12 और मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, स्केच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद -2 -16 का मतलब ये, वो जो -2 है मेरे पास, -16 जो है वो उसके नीचे आएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास -16 का। ठीक है, तो मेरे पास सारे पॉइंट्स आ गए, तो मैंने अब क्या करना है, मैंने अब ग्राफ को स्केच करना है। ग्राफ को स्केच करने के लिए इंश्योर करना है कि मेरे पास पॉइंट हर किस ट्रेस होके जाए। ठीक है, ये भी इसमें से पास होके जाना चाहिए था। ठीक है,
ये मेरे पास आ जाएगा स्केच। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर जा रहा हूँ मैं 23 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है कि ओ ए बी जो है वो एक माइनस सेक्टर है एक सर्कल का। ठीक है, और उसका सेंटर क्या है, ओ है। बिल्कुल सही है। अब मुझे फाइंड आउट कर क्या करना है, चीज़ों को फाइंड आउट करना है। उसमें ओ सी डी जो है वो एक माइनर सेक्टर है, ओ सी ए और वो जो वैल्यूज़ हैं वो भी गिवन है मुझे। अब मुझे मुझे फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर ओ ए बी जो है वो एक माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओ है उसका। ओ सी डी एक मेजर सेक्टर है। ओ सी डी, ओ सी डी देख देख सकते हैं आप। ये सर्कल कंप्लीट नहीं है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ये ऐसे कंप्लीट होगा। ठीक है, और इसको भी कंप्लीट करूंगा ना तो ये ऐसे पीछे से यूं घूम के यूं पूरा जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। अच्छा, ओ सी की वैल्यू 6 है। ठीक है, ये 6 होगी मेरे पास। ओ ए जो है वो 9 है, 9 है तो ये 3 हो जाएगा, ये पूरा 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर की, 5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंश्योर करना है। आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है जो कि ओ सी डी है। ठीक है, अच्छा इसको निकालेंगे कैसे, हमें आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एल के लेंथ के मेरे पास, अब मैं बात कर रहा हूँ आर्क लेंथ ए बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला ए बी की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास 5 पाई है। ठीक है, इसका रेडियस क्या, इसका रेडियस ही पता 9 है। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 पाई बाय 9। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें कौन सा थीटा यूज होगा, देखें ये मेरे पास जो इसका एंगल है मेजर सेक्टर का, वो ये एंगल पूरा ये वाला है। ठीक है, ये जो 5 पाई बाय 9 आया है ना, 5 पाई बाय 9 ये वाला एंगल है जो अंदर वाला है। ठीक है, ये वाला, ये जो छोटा सा एंगल है ना, ये है 5 पाई बाय 9। तो ये पूरा जो बाहर का एरिया, इस ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये होगा 2 पाई में से इसको मैं निकाल दूँ 5 पाई बाय 9 को। 2 पाई में से इसको निकालूंगा तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 9, और ये हो जाएगा 13 पाई बाय 9। ठीक है, 13 पाई बाय 9। अब यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 आर स्क्वायर। आर के मेरे पास यहाँ पे 6 है। ठीक है, ओ सी डी का निकालना है। ठीक है, 6 का स्क्वायर, और जो थीटा है मेरे पास, थीटा की वैल्यू क्या है, 13 पाई बाय 9 है। सही है, अच्छा ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 13 पाई बाय 9। ठीक है, कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, एक्सीलेंट। 13 को बस सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 26 पाई, और ये मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर।